अभी से कुछ देर पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था मास्टर प्लान की 15 दिनों में तैयारी कैसे करें। आपकी परीक्षा में मात्र 15 दिन रह गया है, तो आप इस मास्टर प्लान के तहत तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके अकॉर्डिंग अभी जो आपकी क्लास है वह टीचिंग एप्टीट्यूड की है। आज वीडियो अपलोड करने में थोड़ी सी देरी हो जाएगी, क्योंकि अभी तो कुछ देर पहले ही आप लोगों की मास्टर प्लान यहाँ पे बनी है। कल से जो है रेगुलर आपको 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे वीडियो जो है मिल जाएगा। तो आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। अगर आपने मास्टर प्लान वाला वीडियो नहीं देखा है, उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन है कि खेल के माध्यम से शिक्षा का उद्देश्य होता है। आपको बताना है कि क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मनोवैज्ञानिक है। खेल के माध्यम से शिक्षा क्या है? मनोवैज्ञानिक है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। थोड़ा सा मैं फास्ट चलूंगा यहाँ पे, क्योंकि 50 क्वेश्चन कराना है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या है। देखिए, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ जो होता है वह खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा होता है। ठीक है, कैसे? खेल क्रियाओं के द्वारा शिक्षा प्रदान करना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। आप हर एक वीडियो को जो है टेस्ट समझ के दीजिएगा और अपना नाम के साथ कमेंट कीजिएगा लास्ट में कि कितना आपका सही हुआ। आप जब भी वीडियो मेरी देखिएगा वहाँ पे आप कॉपी और पेन रखे रहिएगा, और जो भी आपका आंसर सही होगा वहाँ पे टिक आउट कीजिएगा, गलत के सामने गलत लगाइएगा। अगला कि पाठ्य योजना सही तभी बनेगी जब शिक्षक को डैश होना चाहिए। देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो। पाठ्य योजना तभी बनाया जा सकता है जब छात्रों के बारे में, उसकी पूर्व ज्ञान के बारे में पता हो, विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो। अगर आप जिस चीज़ के बारे में बता रहे हैं उसका ज्ञान आपको खुद नहीं है तो आप उसको नहीं बता सकते हैं, वहाँ पे वह सफल नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि अभ्यास से क्या होता है। देखिए, अभ्यास आप करते हैं तो उससे क्या होता है? अभ्यास से ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। इससे क्या होता है? अभ्यास। देखिए, ज़्यादा अभ्यास कीजिएगा तो आपको ज्ञानेंद्रियों का परीक्षण होता है। ठीक है, प्रशिक्षण होता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो ज्ञान प्राप्त होता है लिख के चले आएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। चलिए, अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छात्रों के आयोगों का दमन करने से संभवतः क्या होता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि छात्रों के जो आयोग का दमन किया जाता है उससे जो होता है कि उसमें विद्रोह भावना पनपने लगती है। ठीक है, उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी और सी दोनों हो जाएगा। वे अनुशासन मानने लगते हैं, ये गलत है। देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर से मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि छात्रों के आयोग का दमन करने से क्या होता है? उनमें विद्रोह का भावना पनपने लगती है। ठीक है, और उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है कि शिक्षा में प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विलियम जेम्स। कौन थे? विलियम जेम्स थे। शिक्षा के प्रयोजनवाद की विचारधारा के प्रवर्तक विलियम जोन्स थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला है कि यहाँ पे शिक्षण की डाल्टन विधि आरंभ का श्रेय किसको जाता है। तो शिक्षण की जो डाल्टन विधि का आरंभ का श्रेय जाता है वह पार्कहर्स्ट को जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न आपका कि शिक्षा मनोविज्ञान का जनक है, किसे कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पेस्टालॉजी। पेस्टालॉजी को शिक्षा मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पे फ्रेंड्स मैं आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, आप 5 सेकंड में जो है इस आंसर का क्वेश्चन का आंसर जो है सही करेंगे। अगला कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक हुआ है जो स्वयं बालक हो। यह कथन किसका है। तो फ्रेंड्स, यह कथन जो है आपके ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हो जाएगा मेंकेज का है। ठीक है, उन्होंने कहा था कि बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक हुआ है। ठीक है, किसने कहा था? मेंकेज ने कहा था, स्वयं बालक जैसा। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि कक्षा में संप्रेषण की सबसे शक्तिशाली बाधा क्या आती है। देखिए, जब कक्षा लेते हैं उसमें जो संप्रेषण की सबसे अधिक शक्तिशाली बाधा जो आती है, बाधाएं आती है, वह किस कारण से आती है। वह शिक्षक के स्तर पर भ्रांति के कारण आती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। यह सारा क्वेश्चन मेरा पहले से कराया हुआ है, यह रिवीजन के तौर पर भी आपका है। अगला कि प्रभावकारी शिक्षण फलन क्या है। तो प्रभावकारी शिक्षण कला की बात करें तो यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्पष्ट एवं यथार्थ तथ्य संप्रेषण का। क्या हो जाएगा? यथार्थ संप्रेषण का हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं कि छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। देखिए, बात करें छोटे बच्चे के लिए, तो छोटे बच्चे के लिए शिक्षा का माध्यम जो होना चाहिए वो मातृभाषा होना चाहिए। उन्हें अपनी भाषा का ज्ञान कराना चाहिए। ठीक है, पहले ऐसा नहीं है, अंग्रेजी भाषा बिल्कुल नहीं, क्षेत्रीय भाषा बिल्कुल नहीं, राष्ट्रभाषा बिल्कुल नहीं, जो उनकी मातृभाषा होती है वही कराना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। बहुत से लोग हैं यहाँ पे कि राष्ट्रभाषा मार देंगे। अगला कि संदर्भ पुस्तक एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ होता है। जो संदर्भ पुस्तक होता है और अन्य पाठ्यक्रम जो सामग्रियाँ होता है उसके अध्ययन करने से आपको क्या लाभ होता है। तो आप बता सकते हैं कि ज्ञान में व्यापकता आती है। क्या आती है? ज्ञान में
व्यापकता आती है, परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ये नहीं होगा। आनंद प्राप्त होते हैं, तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्णय शक्ति का विकास होता है, ये बिल्कुल गलत है, यानी कि ज्ञान में व्यापकता आती है। ऐसे ही आंसर को आपको चूज करना है। अगला कि गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अल्गोरिदम। क्या हो गया? गणित शिक्षण के लिए अल्गोरिदम जो है सबसे अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है कि छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या बना हुआ है? देखिए आजकल छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति बन गई है, ठीक है। इसका मुख्य कारण जो है आवश्यकताओं की पूर्ति न होना, वे जो चाहते हैं वे नहीं पा सकते हैं, मानसिक मंदता होती है और कुछ समायोजन होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसी कारण से छात्रों में जो है अपराध थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है आपका शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों एवं उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उसके छात्रों द्वारा, जो भी छात्र होते हैं उसी के द्वारा शिक्षक की योग्यताओं, प्रयासों और उसके व्यवहार का सही मूल्यांकन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला कि प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? देखिए प्राचीन काल की बात करें तो यह प्राचीन काल बहुत ही अच्छा काल था। उस समय से अभी जो परिवर्तन तो बहुत हुआ है, लेकिन अभी की तुलना में पहले भी बहुत अच्छे वहाँ पे व्यवहार थे, ठीक है, संस्कार थे उस समय। तो धार्मिक संस्कारों का ज्ञान होता था, ठीक है। प्राचीन काल में औपचारिक शिक्षा का स्वरूप कैसा था? धार्मिक संस्कारों का ज्ञान वहाँ माना जाता था उस टाइम में। अगला है कि ऑपरेशन फ्लड वुड नामक कार्यक्रम किसके लिए है? देखिए ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो यह जो योजना है प्राइमरी स्कूलों के लिए है। यह कार्यक्रम किसके लिए है? प्राइमरी स्कूलों के लिए है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है कि स्कूल अनुशासन में निम्न में से किसे प्राथमिकता दी जाती है? तो स्कूल अनुशासन में बात करें तो इसका बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा सामाजिक नियमों का सहज परिपालन। किसका हो जाता है? सामाजिक नियमों का सहज परिपालन होता है। अगला प्रश्न है आपका कि आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन क्या है? तो बात करें आधुनिक अनुशासन का मौलिक दर्शन का, तो यह हो जाएगा स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श हो जाएगा। क्या होगा? स्वस्थ मार्गदर्शन एवं परामर्श हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिक्षक के किस गुण को छात्र सबसे अधिक पसंद करते हैं? तो यह बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उसकी निष्पक्षता का। देखिए किसी भी शिक्षक का रोब जो है कोई भी स्टूडेंट अच्छा नहीं मानता है, उनकी समय की पाबंदी को भी नहीं मानता, उनके अनुशासन प्रियता को तो मानता ही नहीं है, यानी उनकी निष्पक्षता को वे पसंद करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चले तो अगला प्रश्न है कि अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्या कैसे सुनेंगे, ठीक है। अगर आप अध्यापक हैं, अगर कोई छात्र अपनी समस्या सुनाता है तो आप उसको कैसे सुनेंगे? कदापि नहीं सुनेंगे, हमेशा सुनेंगे, सुनकर प्रधानाध्यापक को बता देंगे, या तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो? देखिए हमेशा सुनना चाहिए, ठीक है। इसका बेस्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कोई भी बच्चा है अगर आपसे समस्या पूछ रहा है तो आपको हमेशा उसकी बात सुनना चाहिए। अगले प्रश्न को चलते हैं कि अध्यापक बनने के बाद आपके विचारधारा अनुसार हर अध्यापक के घर पर किस वस्तु का होना जरूरी है? अगर आप अध्यापक बन जाते हैं तो उसके बाद आपके घर पर कौन सी वस्तु का होना जरूरी है? पुस्तकालय का? बिल्कुल गलत। सजा हुआ ड्राइंग रूम, ठीक है, टेलीविजन या सभी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पुस्तकालय का, ठीक है। सजा हुआ ड्राइंग रूम नहीं चाहिए, टेलीविजन नहीं चाहिए, या ये सभी नहीं चाहिए, यानी पुस्तकालय का होना आपके पास जरूरी होता है ताकि आप उससे भी आप अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। अगला है कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? अगर आप चाहते हैं कि शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाएं तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ें क्या होगी आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छात्रों का सतत मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? छात्रों का सतत मूल्यांकन चाहिए, तभी आप शिक्षा के स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। अगला कि अध्यापक का कार्य छात्रों में पढ़ाई के प्रति कैसा होता है? देखिए अध्यापक का कार्य जो होना चाहिए छात्रों के पढ़ाई के प्रति अनुराग पैदा करना है। क्या होता है? अनुराग पैदा करना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान करेंगे? ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूं कि कक्षा शिक्षण में दृश्य सामग्री का प्रयोग करने में आप किस बात पर ध्यान रखेंगे? तो इसका बेस्ट ऑप्शन जो की बात करें तो हो जाएगा वह पाठ्य वस्तु के अनुरूप हो। कैसा हो? पाठ्य वस्तु के अनुरूप होना चाहिए। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला कि छात्रों का विश्वास प्राप्त करने हेतु शिक्षक को उसके साथ क्या करना चाहिए? कोई भी छात्र है, अगर आप शिक्षक है तो उसके साथ व्यवहार बनाए रखने के लिए, विश्वास प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? माता जैसा व्यवहार करना चाहिए, मित्र जैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु जैसा व्यवहार करना चाहिए, या पिता जैसा व्यवहार करना चाहिए। एक सच्चे शिक्षक और ऐसे शिक्षक की निशानी होती है कि छात्रों के साथ मित्र जैसा व्यवहार करे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है आपका, यहाँ पे मैं बता दूं कि छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है? तो बात करें छात्रों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण विषय की,
जो आपकी दृष्टि से है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आत्मविश्वास की। छात्रों में आत्मविश्वास होना बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में यानी कि थॉमसन ने कहा था कि प्रेरणा जो है छात्र में रुचि उत्पन्न करने की एक कला है, थॉमसन ने कहा था। और जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज भी किया था। अगला कि कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग है, वे दूसरे जे थॉमसन से। कठिन शब्दों का अर्थ समझाने का व्यवहारिक ढंग क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। उनका प्रवाची शब्द बनाना, देखिए प्रवाची शब्द बनाने से वह शब्द जो है आसान हो जाता है, उसको वाक्य में प्रयोग करके बताना और भी आसान हो जाता है। उसका विलोम शब्द बताइएगा तो और भी स्टूडेंट को क्लियर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बेस्ट हो जाएगा। कठिन शब्दों को समझाने का सबसे अच्छा व्यवहारिक ढंग होता है। अगला कि ऋग्वेद में कहा गया है कि शिक्षा क्या है? देखिए ऋग्वेद में कहा गया था शिक्षा के बारे में कि शिक्षा सभ्य समाज का लक्षण है। कैसा है? शिक्षा जो है सभ्य समाज का लक्षण है या सभ्य समाज की निशानी है। अगला प्रश्न है कि शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण नहीं करती है, वरन उसको डेस्क बनाती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, समृद्ध भी बनाती है। देखिए शिक्षा संस्कृति का परिरक्षण ही नहीं करती है, बल्कि उसको क्या करती है? समृद्ध भी बनाने का काम करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं। तो अगला कि गांधी जी की बेसिक शिक्षा का उद्देश्य बालक को डैश बनाना था। देखिए गांधी जी चाहते थे कि बेसिक शिक्षा से बालक को समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप ढलना था। ठीक है, कैसा? ऐसी शिक्षा दी जाए बालकों की समाज के आवश्यकता के अनुरूप ढल सके। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 99 की मनोविज्ञान विचारधारा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो मनोविश्लेषण विचारधारा का प्रमुख जो प्रवर्तक माना जाता है वह सिगमंड फ्राइड को माना जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसका 100 नंबर क्वेश्चन है आज का। शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है? देखिए अगर शिक्षण में आप अलग अलग शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे तो आपके लिए परेशानी बन जाएगी, यानी छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है। यानी कि आप देखिए एक तरीके से अगर किसी स्टूडेंट को समझाते हैं तो उसको बोरिंग फील होने लगता है। आप तरह तरह तरीकों से जो है अगर पढ़ाते हैं तो उसके लिए अच्छा होता है, उसका ध्यान भी केंद्रित होता है और उसका जो है भली प्रकार समझ भी पाता है और कक्षा में उस पढ़ाई के लिए रोचक भी बनता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सभी। अगला है कि शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए, इसका बेस्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो, यानी कि उसको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी पाठ पढ़ा रहे हैं उसका कोई उद्देश्य पूर्ण हो। कक्षा में शिक्षण के दौरान आप छात्रों से कैसे प्रश्न पूछेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी। पहले पढ़ाए गए पाठ से संबंधित, उस पाठ से संबंधित जो उस समय पढ़ाया जा रहा है वो भी पूछेंगे, या बालक के पूर्ण ज्ञान से संबंधित, यानी सभी पूछेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला कि बहरों के लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में उसका किसका नाम उल्लेखनीय है? देखिए बहरों के लिए, जो बहरे होते हैं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में जिनका नाम उल्लेखनीय है उनका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलन केलर का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए, कथन किसका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी ने कहा था कि शिक्षा की कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला कि एक प्रभावी संसूचक के रूप में आप सबसे पहले निम्न कदमों में से किस पर विचार करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी संचार के उद्देश्य निर्दिष्ट करना। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला है आपका यहाँ पे कक्षा में भौतिक वातावरण को बेहतर बनाने के लिए निम्न में से किसे महत्व दिया जाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वायु प्रदूषण पर नियंत्रण और ध्वनि प्रदूषण पर रोकथाम, दोनों पर नियंत्रण लगाइएगा तभी वातावरण जो है बेहतर बनेगा कक्षा की। ऑप्शन नंबर डी सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कारगर शिक्षण कुल मिलाकर किस प्रकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अध्यापन व्यवसाय के प्रति अध्यापक की रुचि। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है कि एक कॉलेज की अध्यापिका वास्तव में विद्यार्थियों की सहायता करती है, यदि वह, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए अगर प्रोत्साहित करती है तो अध्यापिका जो है वास्तव में सहायता करती है स्टूडेंट की। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि कक्षा नायक का चयन करते समय अध्यापक को किस बात का ध्यान में रखना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि छात्र के अनुशासन के प्रति निष्ठा को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, अध्यापक को। आगे चलते हैं अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है यहाँ पर कि भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षण एक चुनौती से भी अधिक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी धर्मांधता एवं विवेकहीनता के कारण। चलिए आगे चलते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे कि छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है किसके द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तर्क संगत विचारों के प्रस्तुतिकरण के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टि उत्पन्न किया जा सकता है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे कि अध्यापक को निम्न में से किसे महत्व देना चाहिए। देखिए अध्यापक को जो सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए वह कक्षा में संपन्न भाव से शिक्षण करने पर। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि यदि किसी कक्षा में अधिकांश छात्र प्रायः ऊँघते हुए पाए जाते हैं यानी सोते हुए पाए जाएंगे तो क्या होता है। इसका कारण क्या होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छात्रों में कोई कमी हो सकती है, कक्षा में भौतिक वातावरण में भी कोई कमी हो सकती है, शिक्षण में कोई कमी हो सकती है, तभी छात्र जो है वहाँ पे सो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बेस्ट हो जाएगा, सभी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट होगा, अच्छा शिक्षण प्रकार क्या है। देखिए अच्छा शिक्षण प्रकार की बात करें तो शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का है। किसका है अच्छा शिक्षण प्रकार किसका है। शिक्षण व्यवसाय के प्रति ईमानदारी और निष्ठा का है। आज का लास्ट क्वेश्चन है टीचिंग एप्टीट्यूड का कि प्राइमरी स्तर पर छात्रों को मातृभाषा के माध्यम से पढ़ाना होता है क्योंकि। देखिए इसका बेस्ट ऑप्शन की बात करें तो हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि इसमें बच्चों की शिक्षा स्वाभाविक वातावरण में मिलती है और इससे अध्यापक को अनुभवों को बांटने में भी सुविधा मिलती है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का टीचिंग एप्टीट्यूड का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। फिर से नेक्स्ट वीडियो 2 बजे अपलोड होगी तो आप उसको भी देखिएगा। थोड़ी सी आज जो है देरी हो सकती है, फिर कल से जो है कोई देरी नहीं होगी। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। धन्यवाद।